नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संजना शाह जी। संजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो थैंक यू जी। थैंक सबसे यू। पहला हमारा जो सवाल होता है कि बेसिकली हम लोगों को पता है कि आपकी आर्ट जर्नी आपके बचपन से ही शुरू होती है। बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो हम चाहेंगे कि एक जो बॉर्न एंड बॉट अप आपका मुंबई में हुआ, फिर उसके बाद की जर्नी से आप बता सकती हैं आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, एजुकेशन कहाँ हुआ। तो थैंक यू गोविंद जी। आई एम ग्लैड टू बी हियर टुडे एंड मैं मतलब ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन बेसिक्स कहूंगी अभी मेरी लाइफ के बारे में। जी। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में हूँ। मेरी मेरी माँ कल्पना शाह एक गैलरिस्ट है जो ताव आर्ट गैलरी उसने 2000 में शुरू किया। तो जी। मैं 5 साल की थी तभी। ओके। और तो इंटायर चाइल्डहुड मैं आर्ट के आसपास ही रही हूँ। हम्म। गैलरी के शोज में इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरा। ओके। स्कूलिंग वैसे तो मैंने यहाँ पे बॉम्बे में कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में किया। फिर उसके बाद मैं अब्रॉड गई थी। वहाँ पे मैंने मैंने एक्चुअली आर्ट की पढ़ाई ही नहीं की है। ओके। मैंने हिस्ट्री किया। फिर यहाँ पे आके इंडियन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन में कम्युनिकेशन डिजाइन किया। तो डिजाइन किया है, लेकिन आर्ट मैं पेंटर नहीं हूँ। ओके। लेकिन मुझे हमेशा स्टोरीज बताना और लोगों को ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाने का बहुत शौक था। तो कैसे कहानियों को मैं ज्यादातर लोगों के पास ला सकती हूँ। ओके। तो इसकी वजह से मैंने ताव फाइनली ज्वाइन कर लिया। ओके। और ये दुनिया तो हमेशा फेमिलियर ही थी मेरे लिए। मैं सबको जानती थी इधर। और आर्ट आर्ट से तो प्यार था मुझे बचपन से ही। बिल्कुल। सो आई मीन आपको पता है कि मैं जब बड़ी हो रही थी तभी मम्मी ने बहुत सारे मेजर शोज किए। हुसैन जी के साथ, रजा जी के साथ, बिल्कुल। कृष्ण खन्ना जी, सब जो मॉडर्न इंडियन मास्टर्स थे। तो मैं भी तभी जब मैं 7 8 10 साल की थी, वो उम्र में मैं हमेशा इन लोगों के पास रही हूँ। और उनकी वो एनर्जी बोलते हैं ना, वो मैंने महसूस किया है। और वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। मतलब ओके। वैसे वैसे आर्टिस्ट, पूरा उनका जो नजरिया होता है दुनिया को देखने का वो अलग ही होता है और बहुत ही फैसिनेटिंग था। तो उनके साथ मैं मैंने आपके साथ फोटोज शेयर किए जब मैं बहुत छोटी थी। हुसैन जी घर पे आते थे। वो अष्टनायक एक शो था जो मम्मी ने किया। जी। उससे उसमें वो सबसे पहले आई थिंक एनिवर्सरी, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी शो था ताऊ का। ओके। तो उसके पूरे प्रोसेस में जब वो क्यूरेशन हो रहा था, जब ये सब कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, मैं वहां पे प्रेजेंट थी। और ओके। मतलब ज्यादा इतना याद नहीं है, लेकिन उतना याद था कि मैंने ये सब देखा। उनका उनका आर्ट जो दीवार पे था, वो सब जो स्केल पे था, जो अमेजिंग काम थे, वो सब मुझे याद है। और वो दूसरी बात ये विजुअल ना कि मेमोरी। वो हमेशा हाँ। घिरे हुए रहते थे लोगों से, तो एक होता है ना कि कौन है, मतलब वो जानते हैं हाँ, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस क्या है, इस वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो। वही वही। वो मुझे नहीं पता था ऐसे चाइल्ड। और लेकिन आई थिंक वो अच्छी बात थी, क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करती थी ना, मैं जब जब कोई भी चाइल्ड आसपास होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं। उनको कोई फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ता आप कौन हो। तो मैं हमेशा उनसे बात ऐसे ही करती थी, कैजुअली करती थी। कोई ऐसे स्ट्रेस नहीं था कि ये हुसैन जी है कि। मैं बस सब सब आर्ट के बारे में बहुत बहुत सवाल पूछती थी, और वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे जवाब देते थे। तो ओके। इट वाज रियली नाइस। कुछ एंड इंसिडेंट याद है ऑनेस्टली जो शेयर करना चाहें आप। मैं एक्चुअली मेरे एक बार मेरे स्कूल के सब बच्चों को हम हुसैन जी ने एक टॉक दिया था और ओके। लाइव पेंटिंग सेशन ओके। किया था। तो वो बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। तभी तभी पहली बार मेरे सब बैचमेट्स मेरे गैलरी में आए थे, और ओके। मुझे भी अच्छा लग रहा था। और फिर हुसैन जी ने
मुझे आगे बुलाया और मुझसे पेंटिंग में हेल्प, मतलब हम साथ में थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। बहुत ओके। ही अच्छा लगा, वो मुझे मेमोरी बहुत विविडली याद है। और वो कितने अच्छे थे, वो हमेशा ऐसे इवेंट्स करते थे हमारे स्कूल के लिए, हम्म। बच्चों के लिए, जहाँ पे वो इंटरैक्टिव करते थे, वो मतलब बात करते थे बच्चों से और उन्हें दिखाते थे। उन्हें एक्चुअली आई थिंक हमारा कंपनी बहुत पसंद था, बिकॉज हम बच्चे लोगों का जो नजरिया था वो वैसे ही हुसैन जी दुनिया को देखते थे। मुझे एक बिल्कुल। इंसिडेंट पता है, जब मम्मी उनके साथ गाड़ी में थी हम्म। और वो कहाँ जा रहे थे, और तभी सनसेट हो रहा था। ओके। तो मम्मी ने बोला कि कितना सुंदर सनसेट है, और हुसैन जी ने बोला कि ये सनसेट कहाँ, दूसरी ओर सनराइज है। हाँ हाँ। तो आप सनसेट देख रहे हो, लेकिन मैं वहां का सनराइज देख रहा देख हूँ। रहा हूँ, वाह। वो मतलब हमेशा सब चीज ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देखते थे, वो जो हम देख ही नहीं सकते, वो जो आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल। उन तो जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप और मैं ये सब सुनती थी, मुझे बहुत अलग लगता था और बहुत मजा आता था, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मली हमारे सोसाइटी में हम नहीं। आर्टिस्ट वो फ्रेशनेस देते हैं, वो बिल्कुल। यूनिकनेस देते हैं, जो अभी सोसाइटी में ज्यादातर लोग रूटीन में बिजी होते हैं। वाकई। हम जब बचपन से फिर बड़े हो जाते हैं, वो इमेजिनेशन जाता है, तो वो आर्टिस्ट्स में है, और ये मास्टर्स में तो बहुत ही था। और बिल्कुल। वो सब मुझे याद है, वो शोज, वो उनकी एनर्जी, उनकी एक्साइटमेंट। हुसैन जी तो हमेशा, रजा जी और हुसैन जी तो इंटरनेशनली, जब मैं मम्मी के साथ ट्रैवल करती थी उनके शोज लंदन में, न्यूयॉर्क जी। में, पेरिस में, वहां पे वो लोग सबके साथ घुल मिलती थी, लेकिन वो उनका रूट्स जो था वो हमेशा सॉलिड वो ही ना रखते भूलते थे। थे। हुसैन जी तो आपको पता है ना, पैदल चलते बिल्कुल थे, और बिल्कुल। बहुत ही सिंपल थे, लेकिन ग्लोबल ग्लोबल रिकग्निशन उन्होंने सबने पाया, तो बहुत वाकई। अमेजिंग था ग्रोइंग अप अराउंड रजा देम। साहब का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? रजा रजा साहब का एक्चुअली, एक बार पेरिस में उन्होंने मैं गई थी मम्मी के साथ, तो स्टूडियो लेके गए थे उनका, वहां गॉर्बियो में। पे जो, हाँ। ओके। और हाँ, तो बहुत वहां मुझे याद, मैं छोटी थी बहुत, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो कितना एक्साइटमेंट के साथ मम्मी को कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। और मतलब वो बहुत पैशनेट, पैशन तो इतना था, और वो मुझे याद है, और ऐसी मस्ती थी उनमें बहुत, वो इनोसेंस था। तो वो स्टूडियो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, मुझे वो याद है अभी भी कि क्या क्या काम कर रहे थे और क्या क्या मम्मी को सब दिखा रहे थे। मैंने और फिर ऐसा शो, हाँ। मैंने ऐसा सुना है वो रात को करीब 1:30-2 बजे तक काम करते थे स्टूडियो में। हाँ हाँ, एक्चुअली आई थिंक हुसैन जी का भी यही था, जब हम्म। वो चस्का लगता था ना, तो वो हम्म। पूरी रात भी पेंटिंग करते थे। एक बार मुझे लंदन में याद है, हुसैन जी दोपहर के समय हम गए थे उन्हें उन्हें मिलने, और वो अपनी गाड़ी में बाहर सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ओके। पूरी रात पेंटिंग की। और ओके। फिर वो सो रहे थे, और फिर हम आए, फिर वापस जल्दी उठ के कि कम कम मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ, हाँ पूरी हाँ। रात मैंने पेंटिंग बनाई है, ओके। नई वाली। तो हाँ वो हाँ। एक्साइटमेंट, और नहीं, दोनों मतलब सब मास्टर्स, ऑनेस्टली कृष्ण खन्ना क्या ब्रिलियंट राइटर थे। उन उन वो ग्रुप में वो हमेशा राइटिंग क्यूरेशन का कॉन्सेप्ट और सब कृष्ण खन्ना जी लिखते थे। और और चिट्ठियां भी बहुत सारे लिखते थे ना उस जमाने हाँ, में। बहुत सारे, और इनफैक्ट अभी तक, अभी पिछले महीने ही मम्मी ने कृष्ण खन्ना जी को एक चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने रिप्लाई भी किया था। ओके। तो इस उम्र में भी उनका उनका जो दिमाग है कितना शार्प है। बिल्कुल। इट्स रियली अमेजिंग। तो ये सब जो, और एक और बात थी कि ये सब आर्टिस्ट में कंपटीशन बहुत कम था, ऐसे कंपटीशन था ही नहीं, वो लोग सिनर्जी में ही काम करते थे, बिल्कुल। साथ में काम करते थे। वहां पे वो मीटिंग्स भी ऐसे चाय पीते पीते पेड़ के नीचे, मतलब इनफॉर्मल रिलैक्स्ड, कुछ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, वैसे कुछ नहीं था। वो ओके। लोग सब बहुत रिलैक्स थे, साथ में काम करते थे। सबकी स्ट्रेंथ्स जो भी, कृष्ण खन्ना जी राइटिंग में थे, हुसैन जी को वो कैटलॉग डिजाइन पसंद था करना। तो सब अलग अलग, वो क्या बोलते हैं, वो गिफ्ट्स थे, और साथ में आके मिलजुल के काम करते थे।
ओके। ये मुझे क्लियर याद है, और मम्मी ने भी बताया है कितनी बार कि आज आज तो गैलरी बिजनेस बहुत ही क्या, सब फॉर्मल हो गया है। वहां बिल्कुल पे तो बस जुबानी ही चलती थी सब कुछ। बिल्कुल। और कई बार ऐसा हाँ, लगता है ना कि अभी के माहौल और पहले के माहौल में बहुत सारा अंतर नजर आता है ना। नहीं एब्सोल्युटली वो अंतर तो है आजकल। ऑफ कोर्स अभी तो कितने मीडियम्स भी अभी हम आगे बढ़ चुके हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में, अभी डिजिटल भी है, अभी बिल्कुल कंसेप्चुअल आर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। गैलरी स्पेस का अभी ऐसे लोग बोलते हैं कि जरूरत भी है कि नहीं। तो बहुत बदल रहा है। जो उस बिल्कुल जमाने में जैसे इवेंट्स होते थे आर्ट के, जैसे वो ग्लैमर होता था आई थिंक आर्ट वर्ल्ड में, जो इंडिया में तभी पिकअप हो रहा था ज्यादा नाइनटीन बिल्कुल नाइनटीज में और 2000s में, वो अभी थोड़ा अलग हो रहा है। लेकिन आई थिंक दैट यू जस्ट हैव टू कीप अप विद द टाइम्स एंड गैलरिस्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कभी गैलरी का फील का मजा जाएगा। मुझे नहीं हम्म, लगता है कि फिजिकल आर्ट को देखते एक्सपीरियंस करने का वो जो इंथुजियाज्म है वो चला जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा बिल्कुल रहेगा। तो डिजिटल बिल्कुल आर्ट कंटिन्यू साइड पे होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे, लेकिन गैलरी का महत्व हमेशा रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। वो तो मुझे भी लगता है, क्योंकि एक जो आर्ट वर्क है उसका वैल्यू, और दूसरा जो अभी आए मतलब इस समय चल रहा है डिजिटल आर्ट व परफॉर्मेंस आर्ट या वो सारी चीजें, हम्म। तो हम्म। बट उसमें एक पेंटिंग का, एक वर्क ऑफ आर्ट का उसका वैल्यू तो हमेशा रहेगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। वो लगता है कि चाहे जितनी भी चीजें अभी हम चाहे फॉरेन से हम अडेप्ट कर रहे हैं या कुछ भी हैं, लेकिन आर्ट वर्क का वैल्यू तो हमेशा रहेगा। और वो मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं जितने भी अपकमिंग लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, वो लोग कुछ भी करें, उनका जो आर्ट वर्क है वो मैं हमेशा कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी ये होता है। क्योंकि ये जो चैनल है, ये छोटे छोटे कॉलेज के छोटे छोटे जो अभी स्टूडेंट्स जो पास होके निकले हैं या पढ़ रहे हैं वो लोग देखते हैं। तो उन लोगों को एक मैसेज या इसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आपको क्या लगता है, जैसे गैलरी में अप्रोच करने के लिए सबसे बेहतर माध्यम क्या है? सो आई थिंक पहली बात मैं ये कहूंगी कि मैं ये हर आर्टिस्ट को कहती हूँ कि आप पहले थोड़ा रिफ्लेक्ट करो कि आप आर्ट बना क्यों रहे हैं। बिल्कुल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे मुझे मुझे वो फील आ जाता है एज अ क्यूरेटर, एज अ गैलरिस्ट, कि ये ऑथेंटिक है, मतलब ये सच्चाई की जगह से आ रही है कि थोड़ा मतलब पैसा इन्फ्लुएंस है कमाने के लिए, या। कि सेल करने के लिए, कि लोगों को खुश करने के लिए वैसे आर्ट बना रहे। तो बिल्कुल वो मैं नहीं कह रही हूँ कि एस्थेटिक नहीं होना चाहिए, कि सुंदर नहीं होना चाहिए, कि वो कला नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका जो वो रीजन होता है कुछ बिल्कुल बनाने के लिए, जो आपको आप कहना चाहते हो या एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो बहुत नेचुरल होना चाहिए। और वाकई अगर नहीं होता है तो हमें पता चल जाता है, और वो यूजुअली फिर मतलब उसमें वो मजा नहीं रहता है। जो आर्ट 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 बनाते क्यों है हम, क्योंकि हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, और वो एक्सपीरियंस फिर हमें अपने पर्सपेक्टिव से हमें अभी अभी उसको एक्सप्रेस करना है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसके वजह से मैं ऐसे सोचने लगी हूँ या लगा हूँ, बिल्कुल और वहां से मुझे अभी ये कहना है लोगों को। तो अगर वो ऑथेंटिक प्रोसेस होता है तो वो बहुत ही अच्छी दिखता है। बात है, अगर नहीं तो वो दिखता है। एग्जैक्टली बिल्कुल exactly. बिल्कुल तो बिल्कुल वो पहली बात वो मैं कहूंगी। सेकेंडली, मैं हमेशा अगर सी मुझे मुझे नहीं पता है दूसरे लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ जितने भी मुझे ईमेल्स रिसीव हो, हम्म। मैं रिप्लाई करती हूँ ओके। जितने भी मैं कर सकती हूँ। मोस्टली मैं सबको करती हूँ। अगर वो अगर मैं वो आर्टिस्ट के साथ काम भी नहीं कर सकती हूँ तो भी मैं तो उनको भी आप रिप्लाई। बिल्कुल हाँ, तो वो आई थिंक वो तो एनी गैलरिस्ट को करना करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक आई आई थिंक अच्छी बात होती है किसी को भी। वो और अगर वो प्रैक्टिस वो टाइम पे आपकी गैलरी के साथ फिट नहीं हो रहा है तो आप वो गाइडेंस दे सकते हो आर्टिस्ट को। बिल्कुल तो वो मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि जब आप अप्रोच करो गैलरी को ईमेल पे, उसका प्रॉपर फॉर्मेट जैसा होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो, आपका सीवी या रेज्यूमे, और आपके थॉट्स कि मैंने मैंने क्यों ये सीरीज किए हैं, कि क्यों
ऐसे नहीं है कि सब राइटर है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बहुत इलेबोरेट लिख के भेजो, लेकिन थोड़ा पर्सनल वो जो कनेक्ट होता है ना जब आप किसी को बिल्कुल ईमेल बिल्कुल। करते हो, वो हमेशा होना चाहिए। तो मैं वो देखती हूँ कि सिस्टमैटिकली फॉर्मेट के हिसाब से ये ईमेल है कि नहीं, वही। वो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो और वो अगर दूसरा, दूसरा एक हाँ चीज होता है ना, आजकल जैसे जो भी कलाकार हैं, मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, उन लोगों का प्रेजेंटेशन वो मायने रखता है। एग्जैक्टली हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। तो जब मुझे वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर लग रहा है, फॉर्मल अच्छी तरीके से सब मुझे मतलब वो ईमेल पे सब दिखाई दे रहा है, हम्म। ऐसे नहीं है कि फिर मुझे चेक करना है कि पूछना है कि, तो वो आसान कर देता है फिर बिल्कुल गैलरिस्ट को, इजीली वो सब देख के बता सकते हैं आपको। तो वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो पहली तो मैंने जो बोला वो ऑथेंटिक स्पेस से आना चाहिए, सेकेंडली अच्छी तरीके से या प्रेजेंटेशन बराबर होनी चाहिए। और आई थिंक द ऑनेस्टली मेरे हिसाब से क्यूरेटर थ्रू हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आप बिल्कुल गैलरी को, आपको रिसर्च करना चाहिए। ईच आर्टिस्ट अपना जो स्टाइल है, अपनी जो स्टोरी है, उसके हिसाब से वो रिसर्च करनी चाहिए कि कौन, विच गैलरी विल फिट विथ माय आर्ट। बिल्कुल। मतलब ये गैलरी ऐसे काम कर रही है, तो ये मेरा काम इसमें चलेगा कि नहीं। तो वो भी रिसर्च आर्टिस्ट को करना चाहिए। नहीं, वाकई और ये अभी बात आपने ऑप्शंस है। बहुत खूबसूरत कही है कि वाकई रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हर आर्ट हाँ हर जगह फिट नहीं होता है। एग्जैक्टली और दूसरा, एग्जैक्टली। गैलरी का इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं कि हर जगह वो काम फिट हो। भाई तो अगर आप वो रिसर्च करोगे तो आप वो मतलब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और वो फिर सही गैलरी को आप ईमेल कर सकते हो, और बिल्कुल चांसेस आपका थोड़ा और रहेगा। और 100% गैलरिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यूरेटर थ्रू आए तो उसको वैलिडेट करूँ, ऐसे नहीं है। अगर कोई बिल्कुल मुझे रीच आउट इंडिपेंडेंटली करता है और मुझे सच्ची उसमें पोटेंशियल लगता है, तो मैं हैप्पीली मैं उनको चांस दूंगी। बिल्कुल लेकिन वो फिट होना चाहिए मेरे प्रोग्रामिंग के साथ, मेरे गैलरी के एस्थेटिक के साथ। बहुत ऐसी गैलरीज है जो यंग, बहुत ही कंटेम्प्रेरी मीडियम के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। फिर ऐसी गैलरीज है जो अभी भी थोड़े ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। साइज भी देखना चाहिए, छोटे गैलरी स्पेसेस में कभी स्मॉल स्केल काम अच्छे लगते हैं बहुत, बड़े गैलरी स्पेस में स्मॉल स्केल काम बिल्कुल। हमेशा अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब भी देखना चाहिए, इसलिए रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे दूसरा एक चीज होता है ना कि हम लोग जैसे स्पेस के हिसाब से हम काम तो कर लें, लेकिन कई बार बड़े काम है ना, वो हैवी हो जाते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करना, व हर जगह पे वो डिस्प्ले करना। और क्योंकि हिसाब। आजकल लोगों के पास छोटे स्पेस है, कुछ लोग छोटा हम्म। काम पसंद करते हैं, कुछ लोग बड़ा, जो कॉर्पोरेट से हैं उनको बड़ा काम चाहिए होता है। एग्जैक्टली तो इसलिए एग्जैक्टली। वो सारी वो चीजों पे सिटी भी के रिसर्च हिसाब जरूरी है। से भी, हाँ सिटी के हिसाब से भी बहुत ये होता है, क्योंकि बॉम्बे में स्पेस ही नहीं है कि आप सेल कर सकते हो बड़े बड़े काम की। बिल्कुल लेकिन दिल्ली में ये होता है, बिल्कुल। हैदराबाद में होता है, चंडीगढ़ में होता है, अहमदाबाद में होता है। लेकिन तो वो सिटी के हिसाब से, गैलरी के हिसाब से बहुत मतलब ये बहुत स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप रिसर्च करोगे तो बस आपको ये और आसान हो जाती है फिर पूरी बिल्कुल। अच्छा, मैं जर्नी। अब थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपके और फादर, आपके पापा का जो इन्वॉल्वमेंट था आर्ट में, उसके लिए, उसके विषय में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? तो मेरे पापा का आपको पता है देहांत हुआ था जी 2008 में। उस वो ऑफ कोर्स बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और मैं तभी 13 साल की थी। और उसके पहले मतलब जो भी मुझे याद है, ऑफ कोर्स मम्मी ने जितना भी मुझे बताया है, लेकिन उन मम्मी की वो जो जर्नी, पूरी जर्नी का सपोर्ट मेरे फादर ने किया था। बिल्कुल और तभी एक्चुअली मम्मी हाउसवाइफ थी जब मैं 5 साल की थी, 1998 1999 में। जब वो सोच, उनको आर्ट हमेशा पसंद था, लेकिन वो ऐसे सोच रही थी, किसी ने कहा कि गैलरी खोल ओपन दो, करना आपको चाहिए। इतना पैशन है। और तभी उन्हें लगा कि लेकिन मैं खोल के क्या करूंगी, अच्छा रहेगा कि नहीं, कुछ प्रॉफिट होएगा कि नहीं, मतलब वो डाउट था। बिल्कुल। तो तभी मेरे पापा ने उनको एक्चुअली बोला सपोर्ट किया। कि तुम्हें ये करना ही करना है, और मैं सपोर्ट करूंगा, और कोशिश कर लो, अगर कुछ नहीं होगा तो कैसे मतलब। तो वो सपोर्ट और सिक्योरिटी जो उन्होंने मम्मी को दिया। और पापा ज्यादा आर्ट में पर्सनली तो उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मम्मी उनकी लाइफ में आके उन्हें 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 इतना सिखाया आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में। तो वो पापा को भी वो बहुत इंजॉयमेंट होने लगा। ओके। तो वो जो
ग्रोथ साथ में दोनों ने किया। वे जब पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने ताओ में फिर धीरे धीरे कदम बढ़ा के बहुत ही मतलब गैलरी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस करना शुरू कर लिया। तो वो पापा ने हमेशा सपोर्ट बहुत किया था, और उसकी वजह से मम्मी को वो कॉन्फिडेंस आया था कि मैं बिल्कुल। ये कर सकती। तो ऑफ कोर्स पापा के जाने के बाद बहुत बहुत मुश्किल समय था। मम्मी आर्टिस्ट भी है, तो उसको पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगता है करने। तो तभी कुछ सालों के लिए उनका पेंटिंग कम हो गया था, ओके। वो पैशन ही कम हो गई था। लेकिन आई थिंक वो आफ्टर सच अ ट्रेजेडी ना, आप वापस आर्ट के थ्रू ही जीना सीख सकते उभर हैं, सकते हैं उन सब चीजों उभर से। सकते हैं। तो वो जो बिल्कुल। पैशन होता है ना, वो इवेंचुअली बहुत मदद करता है ऐसे ऐसे चीज से बाहर आने के लिए। तो बिल्कुल। फिर इवेंचुअली मम्मी मम्मी तो अभी बहुत पेंटिंग करती है, वो शी इज कॉन्स्टेंटली उनके स्टूडियो में रहती है। ओके। तो वो लेकिन वो पापा का जो इनिशियल इयर्स में बहुत सपोर्ट था, वो लाइफ लॉन्ग अभी वो फाउंडेशन ताओ में दिख रहा है। बिल्कुल। तो और मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू एक बातचीत हम उनसे भी करें। और अभी हम एक प्रेजेंटेशन जो आपने जो शोज क्यूरेट किए हैं उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली मैंने 6 ऐसे यूनिक क्यूरेशंस ये डॉक्यूमेंट में मैंने डाले हैं। ओके। तो मैं बस मतलब थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी, लेकिन इसमें ऐसे बहुत न्यू आर्टिस्ट है जिन्हें मैंने सॉर्ट ऑफ एनकरेज किया है, उनकी जर्नी में सपोर्ट ओके। किया है, और अभी वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहला वाला ये सोलो शो है विराज खन्ना का। विराज खन्ना अब एक यंग 20s की उम्र का आर्टिस्ट है, और ओके। पेंटिंग 2020 में शुरू किया। तो ये हमने रिसेंटली ही एग्जीबिशन, मैंने ये क्यूरेशन किया था स्नोबॉल स्टूडियो में, ओके। कलाइडोस्कोप ऑफ टाइम करके, जहाँ पे हमने उनका वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट है क्योंकि मल्टीपल मीडियम्स से काम करते हैं। तो पहले प्रिंट मेकिंग, कोलाज मेकिंग करते थे, वहां ओके। से उन्होंने कैनवस पे शुरू किया एक्रिलिक के साथ, हम्म। और फिर उन्होंने टेक्सटाइल काम शुरू किया। तो ओके। वो मैंने जो दिखाया है इसमें, वो उनका जो टाइम पीरियड से कैसे वो प्रोग्रेशन हुआ था मीडियम्स का, और कहाँ पे अभी पहुंचे हैं। अभी स्कल्पचर्स भी कर रहे हैं धीरे ओके। धीरे, लेकिन सब काम का सिनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो स्कल्पचर आप एंड पे प्रोजेक्ट पे देखेंगे कोई भी स्कल्पचर, तो पहला जो कोलाज था उसका सिमिलैरिटी बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। ओके। तो वो बिगिनिंग से एंड में कैसे उनका जो मूवमेंट है, और कैसे आर्टिस्ट का मल्टीपल मीडियम में सिनर्जी तो रहता है, लेकिन वाकई। ऐसे ऐसे लगता है कि अच्छा टाइम टाइम लिनियर होता है ना, तो इधर से शुरू किया तो इधर है। लेकिन आर्टिस्ट में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी आप ओल्ड मीडियम में भी जा सकते हो, न्यू मीडियम में भी जा। सो मुझे वो दिखाना था, तो मैंने वो सब मीडियम्स उनके एक दीवार पे साथ में रखे, ओके। और वो सिनर्जी दिखाई कि ये टेक्सटाइल हो, कि कोलाज हो, कि स्कल्पचर हो, कि उनका कैनवस हो। वो आर्टिस्ट के लिए टाइम लिनियर नहीं होता है, टाइम हमेशा केओटिक मतलब साथ में ही होता है, और प्रेजेंस एवर प्रेजेंट होता है, मतलब वो मीडियम एवर प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल। वो कलाइडोस्कोप ऑफ टाइम, इसलिए मैंने उसका टाइटल वैसे ये रखा कहाँ कि हुआ वो था? ताव में? स्नोबॉल स्टूडियो। ओके। स्नोबॉल स्टूडियो बॉम्बे में एक जगह है, तो इट वाज ओके। पार्ट ऑफ अ लार्जर एग्जीबिशन। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ा 80 फुट का वॉल था जो मैंने ओके। क्यूरेट किया था। हाँ, तो ये विराज खन्ना का काम है। ओके। अभी हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। हाँ, हम्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन था, ये ताओ में था। ओके। ये ताओ में था, और ये मैंने 2 आर्टिस्ट को साथ में, 2 पर्सन का शो था, एलेक्स डेविस और राहुल इनामदार। अभी ओके। इंटरेस्टिंग था क्योंकि एलेक्स डेविस स्टील के साथ स्कल्पचर बनाते हैं, ओके। और राहुल इनामदार जी ऑयल कैनवस पे बहुत एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, बहुत सटल काम करते हैं। अभी अच्छा, जो मुझे वो, पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है वो उनका काम है ना? हाँ, वो उनका ओके। काम है। और ये फ्लावर एलेक्स जो का है? फ्लावर स्कल्पचर है, ओके। एलेक्स डेविस का। तो अभी मुझे बहुत सुंदर लगा कि ऐसे 2 बहुत सेपरेट मीडियम, लेकिन उनका जो सिनर्जी मुझे लगा बहुत स्ट्रांग था। ऐसे लग रहा था कि ये कैनवस और ये स्कल्पचर ऐसे मेड टू बी शोन टुगेदर, इतना बिल्कुल। ब्यूटीफुल था। और उनका, उन दोनों का जो
क्या बोलते हैं, द वे दे क्रिएटेड, मतलब जो प्रोसेस था वो बहुत सिमिलर था। कोई एंड गोल दोनों के माइंड में नहीं है कि मुझे ये बनाना है। वो लोग बनाना शुरू करते हैं, और जैसे वो कैनवस पे जैसे ही उसका फ्लो होता है, या जो स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं एलेक्स, जैसे ही बनता है फिर वो बनाते ही रहते हैं, और फिर एंड गोल माइंड में आता है। ऐसे एंड गोल पहले से नहीं होता है। तो बिल्कुल उनका प्रोसेस बहुत सिमिलर था। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अलग मीडियम, लेकिन कंटेम्प्ररी काम है दोनों का, और दोनों का प्रोसेस भी सेम मतलब तरीके से वो लोग आर्ट बनाते हैं। तो मुझे वो बिल्कुल। बहुत सुंदर लगा, दूसरा, और ये सिलेक्ट बहुत अच्छा था। हाँ। मैं एक चीज अगर विजुअलाइज करूं कि जैसे हम हाँ। जब भारत भवन में थे, तो ये जो फ्लावर है ना, ये उसका हम्म। एक पेड़ था वहां पीछे। तो हाँ। वो उसका जब शेडो हम नीचे देखते हैं ना, अगर जमीन पे पड़े, तो वो कैनवास पे हाँ। जैसा बनाया हुआ है ना, सेम वही हाँ। शेडो दिखता था। वही वही वही, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो और ये मैं कंप्लीटली इस तरीके से अनप्लान्ड है। विजुअली कनेक्ट कर सकता हूँ उसको। हाँ, नो दैट्स ब्यूटीफुल, आई एग्री। नहीं, वो वैसे ही, वही मैं बोल रही हूँ कि वो जो कनेक्शन दिखता है ना वो, और ऐसे ऐसे शोज ना वो गैलरी में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। फोटोग्राफ जस्टिस नहीं कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे काम को आप जब आप वो उनके काम के ऑरा में हो, तभी आपको वो फील और कनेक्ट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके। हाँ। अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, कुछ अलग था। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट वालों ने रीच आउट किया कि हमें एयरपोर्ट में कोई इंटरेस्टिंग क्यूरेशन चाहिए, ओके। क्योंकि वो लोग ने एयरपोर्ट को फुल्ली रेनोवेट किया था, और उनको आर्ट, ऐसे आर्ट था ही नहीं एयरपोर्ट में। हम्म। तो मैंने एक्चुअली मैंने दो तीन आर्टिस्ट को लिए। मैंने कल्पना शाह, मेरी मेरी मम्मी को, विपुल प्रजापति, रवि मंडलिक, ओके। नाहिद मर्चेंट, मेहुल राठौड़, व्योम, मतलब 6-7 आर्टिस्ट को मैंने लिए, हम्म। जिस सिनर्जी लग रहा था मुझे काम में। ओके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे आर्ट आर्ट डिस्प्ले किया था वहां पे, जो मैंने टाइटल किया था जर्नी। बिकॉज हम्म। ऐसे हम एयरपोर्ट कितना, मतलब कितने लोग जाते हैं, लेकिन हम वो टाइम पे अगर कुछ ब्यूटीफुल देखने को मिलता है जो मीनिंगफुल है, जो हम बॉम्बे एयरपोर्ट में तो आपने देखा ही बहुत होगा सारे कितना हैं, बिल्कुल। कितना लाइक डिफरेंस करता है जब आप जर्नी पे होते हो। ऐसे ये क्यूरियोसिटी देती है, इमेजिनेशन देती है। तो वो कुछ घंटे भी आप एयरपोर्ट पे हो, तो ऐसे नहीं कि मतलब मन को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है देखने के लिए या एक महसूस करने के लिए। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि जब हम कोई भी जर्नी पे जाते हैं, कितना एडवेंचरस फीलिंग होता है ना। आप कहा बिल्कुल नई जगह पे जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे भी कुछ सुंदर या इंटरेस्टिंग हो तो आपका मन, वो क्या बोलते हैं, एंगेज्ड रहता है, वो बिल्कुल। एंगेजिंग फील रहती है। तो मुझे सब आर्टवर्क्स उस तरीके से मैंने क्यूरेट किए, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कहानी। तो ओके। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था वहां पे। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था वाह। इसको। ये 6 महीने के लिए था। हाँ। ओके। हम्म। हाँ, ये वाला बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन था, लैंडस्केप्स, द हम्म। क्रूशियल एंड द क्यूरियस। तो ओके। ये, इसका मतलब है कि देयर वर टू आर्टिस्ट, विपुल और देबाशीष। और देबाशीष ने एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्वर्सेशन आर्ट के थ्रू किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बड़े बड़े स्केल के कैनवस थे, और उन्होंने वो कैनवसेस पे वो ट्री। मैं ह्यूमन फिगर बहुत ओके। छोटा किया था, इतना जी। छोटा, हाँ, ह्यूमन फिगर। और वो दूसरा पूरा कैनवस पे सिर्फ नेचर किया था, और ओके। उसमें बीच में एक छोटा आप इंसान देख सकते हो। तो ओके। इंसान इतना छोटा था स्केल में, और दूसरा सब समुंदर या माउंटेन, पहाड़। तो वो बस दिखाना चाहते थे कि हमें लगता है हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जब हम नेचर के सामने हैं हम बिल्कुल। बहुत छोटे हैं, और बहुत हमें छोटे हैं। कुछ पता भी नहीं है कि हम जो कर रहे हो, अगर हम समझदारी से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें। मतलब जो अगर प्रकृति अपना गुस्सा दिखाएगी, और हम बिल्कुल इतने छोटे हैं उसके उसके सामने, तो वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो द क्रूशियल, मतलब ये जो क्रूशियल है, अभी हम वो मोड पे है कि अगर हम अभी समझदारी नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं क्या होएगा नहीं, आगे जाके। वाकई। तो और प्रकृति बीच बीच में है ना, वो आगाह भी करती है कि संभल जाओ। हाँ,
और उसी ये में भलाई है। आर्ट के थ्रू ही इतने सुंदर तरीके से, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना आर्ट बिल्कुल। के थ्रू ही हो सकता है। आप प्रवचन दे सकते हो, आप किताब लिख सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को आप ये आर्ट वर्क के थ्रू वो इम्पैक्ट दे तो वो और इम्पैक्टफुल होता है। वाकई। तो उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल काम किया था। और विपुल ने सिमिलर ऐसे लैंडस्केप जैसा किया था, लेकिन वो उसने नॉर्मल एवरीडे ऑब्जेक्ट, मतलब आपके घर में आप कोई कॉर्नर को ले, या शिपिंग डॉकयार्ड पे जो हम देखते नहीं, क्योंकि वो इतना सुंदर नहीं लगता है देखने के लिए, लेकिन वो हम्म। जो सुंदर नहीं था उसको वो कैप्चर करके, उसको पेंट करके वो डेली ऑब्जेक्ट्स को वो इमेज री इन्वेंट करते थे। तो ओके। वो बहुत सुंदर था जैसे वो करते जैसे थे वो। मल्टीपल इमेजेस को यूज करके वो हमेशा काम करते हैं। हाँ, और जो हम देखते नहीं है ना हमारे एवरीडे लाइफ में, वो हमको ऐसे दिखा के कि देखो ये कितना सुंदर है, अगर आप बस 2 मिनट रुक के देखो तो कितना सुंदर बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। तो वो भी, हाँ, तो ये दोनों उनका पेयरिंग बहुत ही अच्छा था ओके। कि हमारे एनवायरनमेंट को लेके रेलेवेंस था। वाह। हम्म। ड्रीमस्केप्स, तो ये वाला एक्चुअली मैंने एक इंडियन आर्टिस्ट और एक अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट को पेयर किया था, ये ताओ में था हम्म। 2022 में। और ये जूलिया रोमानो करके अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल लैंडस्केप जैसे बनाती है, ओके। लेकिन रेन फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड, उनकी अर्जेंटीनियन हेरिटेज से इंस्पायर्ड। और हम्म। मेघना पटपटिया, तो ये जूलिया का काम बहुत ही वाइब्रेंट है, कलरफुल है वो सब। और मेघना का अलग है, मेघना पटपटिया हमारी बॉम्बे की आर्टिस्ट है, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लैंडस्केप करती है, लेकिन उसका लैंडस्केप रियलिटी नहीं है, सररियल लैंडस्केप होता है। ओके। तो शी वाज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, मिथोलॉजी, एंशंट हिस्ट्री से इंस्पायर्ड, वो हमारे मिथ्स होते हैं ना, तो बिल्कुल। फेरीज और हिंदू स्टोरीज मिथ्स जैसे, के जैसे स्टोरीज। हाँ, तो स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ इमेजेस जो हम यूज करते हैं वैसे। एग्जैक्टली तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लैंडस्केप्स क्रिएट करती है। और जूलिया रोमानो वो कलर कलर में वाइब्रेंट रेन फॉरेस्ट अर्जेंटीनियन, तो लेकिन दोनों के स्टाइल्स बहुत सिमिलर है, वाइल बीइंग वेरी डिफरेंट। मेघना का काम थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे डार्क या थोड़ा रिफ्लेक्टिव वैसे है, और जूलिया का बहुत ही सेलिब्रेटरी, वो नेचर को क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू नेचर, सो ओके। दैट वो उनका जो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनर्जी था, लेकिन वो जक्सटापोजिशन मतलब कॉन्ट्रास्टिंग भी बहुत था दोनों का काम। ओके। तो वो मुझे बहुत सुंदर ये लगा। और ये चीज हाँ, मैंने अभी जैसे मैंने महसूस किया कि आपके जो दो ये इससे पहले वाला प्रोजेक्ट है, हाँ, आपने दोनों साइड दिखाने की कोशिश की है। हाँ, हाँ। इसमें भी सेम ऐसे ही है, एक का एकदम कलर, वाइब्रेंट कलर और इसमें, और दूसरा इसमें ब्लैक एंड व्हाइट। तो तो ये मुझे मुझे एज अ क्यूरेटर वो कंट्रास्ट बहुत इंटरेस्ट। पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है, दो लोगों का वो क्या बोलते हैं, डायलॉग होता है ना यार, बिल्कुल। जुगलबंदी जो, तो वो बहुत ही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है। और नजरिया भी अलग हो सकता है, जब आप सेम मीडियम भी यूज कर रहे हो नजरिया अलग हो सकता है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जब बिल्कुल भी मैं क्यूरेशन करती हूँ, मैं मीडियम या फिर थॉट प्रोसेस या फिर कुछ ना कुछ वो सिमिलर भी होता है लेकिन अलग भी होता है, बिल्कुल। वो मैं हमेशा कोशिश करती और हूँ। मेरे ख्याल से वही जो एक दर्शक को बांधे रखे, वही हाँ, इम्पोर्टेंट है। कि आप एग्जैक्टली एक वो एक वॉल पे, एंगेजमेंट। आप एक वॉल पे काम देख के आ रहे हैं, देखते देखते फिर दूसरे आर्टिस्ट के काम पे जब आते हैं तो आपको उस चीज को भूल के आपको फिर ये देखना पड़ रहा है, हाँ, और एग्जैक्टली, उसको कनेक्ट भी एग्जैक्टली, करना पड़ रहा है आपको कहीं ना कहीं अपने थॉट से। एग्जैक्टली, तो वही वो वही। इम्पोर्टेंट होता है वो मेरे ख्याल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो लोगों के बीच में भी वो डायलॉग शुरू होता है कि ये क्या बिल्कुल है, कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है। तो वो इम्पोर्टेंट है, आर्ट से वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो बिल्कुल। निकलती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये फाइनल वाला है जो मैंने आर्ट फेयर के लिए किया था। मैंने वापस यहाँ पे दो आर्टिस्ट थे, ये ईशा पिंपल खरे पुणे की आर्टिस्ट है, मैंने उनको, ये भी नई यंग अपकमिंग आर्टिस्ट है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल काम करती है।
मटेरियल के साथ, मतलब वो क्लॉथ के साथ ऐसे इंस्टॉलेशन जो आप ये देख रहे हैं ना ब्लू हाँ वाला हाँ। निकलते हुए, ये ओके। उनका मटेरियल यूज करती है। और नेट जैसा, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, बहुत नेचर के तरीके से लगता है। वो टेक्सटाइल काम नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग भी नहीं है, बहुत अलग मीडियम है, ऐसे थ्रेड वर्क का। और ऐसे दीवार के थ्री बाहर आता है और डायमेंशनल जैसा बाहर निकला थ्री हुआ। डायमेंशन, बहुत ही ओके। सुंदर है। और टैक्टाइल बहुत है, मतलब उनका पूरा प्रोसेस मटेरियल और हाउ मटेरियल इम्पैक्ट्स द वे आवर माइंड वर्क्स। तो ओके। वो जो ह्यूमंस में टैक्टाइल का वो फीलिंग का, या जो कुछ भी 3D होता है वो कुछ अलग इवोक करता है ह्यूमन माइंड में। तो हम्म। इसलिए मैंने बोला है माइंड एंड मटेरियलिटी टाइटल रखा है मैंने, क्योंकि ओके। वो मटेरियल का जो इम्पोर्टेंस है हमारे एवरीडे में, राइट। जी। ये नेचर भी आप देखो, पत्तों को आप फील करते हो, आप फूलों को फील कर सकते हो, कितना वो टेंजिबल होता है। तो बिल्कुल। वो शी इज इंस्पायर्ड बाय our material senses, our tactile senses. And जयदीप मल्होत्रा एक दूसरे आर्टिस्ट है, वेल नोन आर्टिस्ट है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया है। अगेन वो मटेरियल यूज करते, तो मिक्स्ड मीडिया ऑन कैनवस, एक्रिलिक भी है, लेकिन हम्म। वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं कैनवस पे, तो वो 3D इफेक्ट उनका पीछे दीवार पे आप देख सकते हो, वो ओके। ब्लू वाला और छोटा छोटा जो काम है। तो वो ऐसे उन्होंने एक मीडियम इन्वेंट किया है जिसमें वो मेटल यूज करते हैं, मेटल के साथ उन थोड़ा वैसे क्रश्ड ऑब्जेक्ट्स भी यूज करते हैं, और वो बहुत सुंदर तरीके से कैनवस में वो थ्री अच्छा, वो डायमेंशनल हो पेस्ट जाता किया हुआ है। है। हाँ, पेस्ट ओके। किया है, पेंट किया है, और उसके ऊपर उन्होंने ये उनका जो मेटालिक मीडियम जो उन्होंने इन्वेंट किया है वो भी रखा है, तो वो शाइन आता है पेंटिंग में से, बहुत इंटरेस्टिंग। और वो शाइन इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी पेंटिंग के सामने खड़े रहे, वो हम्म। पेंटिंग तो को भी देखे, लेकिन वो उनका वो ऑलमोस्ट लिटरल सेल्फ रिफ्लेक्शन भी देखे। तो ओके। वो खुद खुद के थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करे कि वो कैसे देखते हैं चीजों को। ओके। तो इट्स लाइक अ सेल्फ मिरर कहते हैं ना, मिरर मिरर बिल्कुल। जैसे हो सकता है, बहुत ही सुंदर काम है। बिल्कुल। तो ये यहाँ दोनों पे। का मटेरियल यूसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, मटेरियल कितना इनोवेटिवली यूज किया ओके। है। ये। तो नहीं मतलब, हाँ ये मुझे याद नहीं ऑनेस्टली ये कब का था, लेकिन ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ इवेंट था, मम्मी ने किया था, एंड रजा जी आए थे, तो तभी मैंने ये ये मेरे उनके ख्याल से साथ। 2001 का है। हाँ, है ना? तो मैं तब 6 साल की थी, यस। ओके। या और ये वो स्कूल का टॉक के बारे में मैं जो बता रही थी ना, जी जी। कि वो आए थे सब लोग, ये ताओ में था, और हुसैन जी ने सबसे बात की, और फिर वो लाइव पेंटिंग जो मेरे पीछे है, वो लाइव पेंटिंग उन्होंने बनाया था। ओके। उनके हाँ, कलर्स में कितना फ्रेशनेस है ना, मतलब एकदम देख के एक अलग बहुत सी ही एनर्जी आ जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल काम है रियली, वो मतलब, और ऑन द स्पॉट जो बनाते थे। बिल्कुल। उनका एक एक वाक्य मैं उस दिन भी किसी से जिक्र कर रहा था। भोपाल में वो कुछ करने के लिए बोले कि कुछ जो दूसरे कलाकार मित्र थे उनके, उन्होंने बोला कि हाँ। तुम लोग बेस पे फ्लैट वाइट करो। उतने में हम्म। उनका क्या मूड हुआ, वो चले गए मुंबई। बोले मैं चाय पी हम्म। के आता हूँ, वहां से वो एयरपोर्ट गए और चले गए। फिर बोले मैं फोन किया तो फिर बोले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, मैं कल सुबह आके करता हूँ। तो वो चीज वो चीजें बहुत होती थी उनके साथ। ये कब का इमेज है? ये एक्चुअली लगता है मेरे जूने जो घर में था वहां पे मम्मी बहुत रात को डिनर्स रखती थी आर्टिस्ट के साथ, तो वो हम्म। कृष्ण खन्ना जी है ना मेरे बाजू में, जी और जी। रजा जी। रजा जी और हैं। हाँ, हाँ हाँ, नहीं बहुत ही अच्छा माहौल समय है। होता था तभी तभी सब लोग साथ में बहुत ऐसे डिनर पार्टीज होते थे, बात करते थे, आर्ट की बहुत बात होती थी, आइडियाज हमेशा, ये इनका जो दिमाग था ना बहुत फर्टाइल था, मतलब वो हमेशा आइडियाज आते थे, नए विचार, नए कॉन्सेप्ट्स आते थे मन में, तो बहुत ही फैसिनेटिंग टाइम था। बिल्कुल। हम्म। अरे ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही मुझे ये फोटो याद है, वो हाँ, नवा नायिका ना, मम्मी ने जी एक जी। क्यूरेशन किया था, तो तभी रीनी धुमाल जी, एंजेलिला मेनन,
ये तो एक मुझे याद है, हम कंबोडिया गए थे, ये अब शायद मैं यही मतलब 7 साल की थी, और कंबोडिया में मम्मी ने एक ऑल विमेन आर्टिस्ट का कैंप किया था। ओके। तो वहाँ पे हम सब आए थे, अंजलि, इला मेनन जी, रीनी धुमाल, और हमने मतलब बहुत 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 ही मजा किया था वहां पे। सब वो मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे गए थे और स्केचिंग किया, और सबने मतलब वो इंस्पिरेशन जो मिलता है ना जब आप ट्रैवल बिल्कुल करते हो, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा था आर्टिस्ट कैंप, वो मुझे अभी और भी याद है। एक चीज लगता है ना कि कैंप से एक एनर्जी बूस्ट हो जाता है आर्टिस्टों को। हाँ अब हाँ, जैसे एब्सोल्युटली। बहुत समय आप स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं, और वो चाहिए होता है, बाहर का एक वातावरण चाहिए होता है, फिर दूसरा उसमें 8-10 और आर्टिस्ट मिले एक कैंप की और तरह ये हो, तो इससे बहुत अलग ही एक एनर्जी लेवल बनता है। और आर्टिस्ट सब साथ में है तो वो जो क्रिएटिव एनर्जी, सबको वो इंस्पिरेशन मिलती है बिल्कुल एक दूसरे से। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन और जो भी आप कर रहे हो हर रोज, वो सब हिस्ट्री का बहुत ही मजा मजा आया था, मुझे अभी भी याद है वो कैंप। वाह। ये ये तो मैं बहुत एक्चुअली बचपन से ही गैलरी में मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, तो मैं हमेशा, मम्मी मुझे माइक दे के रीड करने के लिए तो मैं करती थी, और वाह। आई थिंक वो तभी से ही प्रेपरेशन चालू था गैलरिस्ट बनने का मेरा। तो बिल्कुल तभी से ही मैं, मतलब ओपनिंग्स होते थे ना, तो हम वो दिया लाइट करते थे और कुछ फ्यू वर्ड्स बोलते थे, तो तभी मैं बिल्कुल। हमेशा किशन जी और राजा साहब कितने आश्चर्य से देख रहे हैं। नहीं, नहीं वो बात है। मतलब बहुत ही, वो लोग बहुत लविंग थे, बहुत सपोर्टिव थे। बिल्कुल और मैं मुझे भी मतलब ये दुनिया मेरे लिए परफेक्ट था, और अभी भी है, मतलब वो परफेक्ट, जो मुझे वो एनर्जी एम्बियंस मेरे काम में चाहिए, वो आर्ट वर्ल्ड के सिवा मुझे कहाँ और नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल। राजा साहब के कुछ मेमोरीज तो मेरे पास हैं, लेकिन किशन जी के कुछ चीजें नहीं हैं ऐसी। हाँ। नहीं, कृष्ण जी तो मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग थे, बहुत ही ये कहाँ का इंस्पायरिंग। हाँ, है? ये कंबोडिया का कैंप जो ओके। मैंने अभी बताया, जी जो जी जी। हमने ऑल वुमेन कैंप आर्टिस्ट का किया था, ये वो है। ओके। हाँ, मैं वहाँ छोटी सी, अगर पीछे आप देखो तो हाँ हाँ, वो उसके ऊपर ना नीचे वाले इमेज में। हाँ 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 ओके। हाँ हाँ हाँ। वाह। तो इन लेकिन बहुत सारे मजा, लोगों का आपका साथ जो एक अनुभव है, वो तो आप कभी नहीं भूल सकते, मुझे ऐसा लगता है नहीं कोई भी नहीं, नहीं भूल सकता। डेफिनेटली। और तभी मैं तो छोटी थी, तो वो लोग सब करते थे ना स्केचिंग, तो मुझे भी बिल्कुल। करने का मन था, तो मैं भी कोशिश करती थी ऐसे स्केचिंग करने के लिए। और हाँ, वो लोग बहुत इंकरेजिंग थे, और मुझे ऐसे बताते कैसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है। तो बहुत ये वुमेन आर्टिस्ट कैंप था वेरी ना? लकी। हाँ हाँ। ओके। वाह। तो अच्छा, यहाँ आपका ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और लास्ट में एक सवाल मेरी ओर से है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या क्यूरेटर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना, या जो न्यू अपकमिंग बायर्स हैं? आई थिंक फर्स्टली बायर्स को तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आर्ट इन्वेस्टमेंट एक एक चीज है, लेकिन आप जो भी आर्ट खरीदो के, वो आपको वो पैशन होना चाहिए, और वो आर्ट से कनेक्शन होना चाहिए, तो वो बहुत मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे घर में हूँ जहाँ आर्ट तो सब जगह है, बिल्कुल और मैं हमेशा वैसे ही आर्ट खरीदती थी जिससे उनको लगाव हो, कि उनको पसंद आए, कि उनको टच करे, कनेक्ट करे। तो वो बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बात तो है ऑफ कोर्स, इन्वेस्टमेंट के और एक तरीके से पर्सनल आप, इंटरेस्ट भी होता है ना, आपको भले उसके बारे में नॉलेज हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक विजुअल कनेक्टिविटी जिससे देख के कुछ स्पार्क हो, वो नहीं, बहुत। एब्सोल्युटली, वो बहुत जरूरी है। और बिल्कुल उस अगर वो आप नहीं सोचोगे तो मतलब उसका वो मजा जाता है, आर्ट कलेक्टर बनने का मजा जाता है। वो कलेक्शन आप जो बिल्ड कर रहे हो, वो आपका पर्सनल कलेक्शन होना चाहिए, जो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले बिल्कुल। एज अ बायर। तो वो एक बात है, लेकिन वो आई थिंक अपकमिंग आर्टिस्ट क्यूरेटर्स को मैं वही कहना चाहूंगी कि हमेशा इनोवेशन करते रहो। जो सब कर रहे हैं वो मत करो, जो आपको लगता है कि सबको सुनना है। आजकल सब
छोटी छोटी चीजों में ऑफेंस लेते हैं, सबको छोटी छोटी चीजों में कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो सब लोग अभी बहुत सेफ हो गए हैं। सेफ बिल्कुल मतलब जो सबको पसंद आएगा, जो इजिली सेल हो जाएगा, वो ही बनाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। कुछ चैलेंज नहीं करते, खुद को चैलेंज नहीं करते, सोसाइटी को चैलेंज नहीं करते विचारों से। हाँ मतलब अम, वो जोखिम दस लेना बहुत जरूरी है, अगर मेरे ख्याल से हाँ, लंबा सफर तय करना है तो आपको जोखिम लेते आना चाहिए। वही तो, वो जो आर्टिस्ट एक्चुअली बड़े बने हैं लाइफ में, वो ऐसे नहीं बने क्योंकि कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे मुझे ऐसे बड़ा बनाएगा, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल उन्होंने वो क्या बोलता है, चैलेंज लिया और वो ट्रबल लिया, और इसलिए वो एक दिन मतलब लोग ने बोला कि वाह, दिस पर्सन हैज डन समथिंग डिफरेंट, एंड अप्रिशिएट करने लगे, और इसलिए वो मास्टर्स बने। ऐसे बिल्कुल। नहीं है कि उन्होंने कुछ पहले से ही प्लान किया है कि मुझे ऐसे ही करना है और ऐसे ही मैं बनूंगा। ऐसे आर्ट वर्ल्ड में इजी नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पता है। और इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले वो देखो कि आप क्यों बना रहे हो आर्ट। अगर आप बिल्कुल जेन्युइनली अपने लिए बना रहे हो क्योंकि आपको ये पैशन है अंदर से, ऐसे फायर जैसा, आग जैसे, तो करो। और फिर उससे आप बस चैलेंज करो, इनोवेशन करो, मीडियम्स एक्सप्लोर करो, आपके थॉट्स एक्सप्लोर करो, और उससे बदलाव लाओ। बिल्कुल उससे आप थोड़ा इम्पैक्ट करो ऑडियंसेस को। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे वो फ्रेशनेस बहुत पसंद है जब मैं आर्टिस्ट से मिलती हूँ, क्यूरेटर से मिलती हूँ, जो अलग नजरिए से देख सकते हैं दुनिया को और अलग नजरिया दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को। वही मेरे लिए एटलीस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो बिल्कुल नंबर वन एडवाइस मैं वही दूंगी कि सबके पीछे मत जाओ, अपना ही खुद का रास्ता बनाना है आर्ट बिल्कुल। वर्ल्ड में। और आपने बहुत खूबसूरती से सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अंत में हम चाहेंगे कि इस चैनल के लिए आप दो शब्द जो आप कहना चाहें। आई मीन ये बहुत बहुत ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव आपने ली है। ऑनेस्टली गोविंद जी, बहुत अच्छी बात है कि आप एक्चुअली सबको रीच कर रहे हो, और इतने छोटे छोटे जो शहर में, या जो जो अभी न्यू स्टूडेंट्स है, जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनको ये मोटिवेशन मिलता है ऐसे चैनल से, उनको पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते हैं। लोग बिल्कुल मतलब लाइक जो भी आप जिसको भी आप ये चैनल पे बुला रहे हो, आई थिंक सबको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ओपिनियंस है शेयर करने के लिए। और नॉलेज तो हमेशा आई थिंक सबसे वैल्यूएबल होती है ना। ये तो बिल्कुल। आप जो कर रहे हो, नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। एंड थैंक यू, मुझे आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और नहीं नहीं, आई एम ग्लैड। मतलब अगर किसी को भी कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ सबको जवाब देने की, तो बिल्कुल। sanjana@gallery.com पे जब भी कोई भी क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो के लिंक में आपका ईमेल हाँ आईडी जरूर शेयर करूंगा। हाँ और मैं हाँ। एक बात कहना चाहूंगा। मेरा अभी एक सोलो शो चल रहा है दिल्ली में, जो 2 महीने हम्म। तक आरुषि आर्ट्स में चलने वाला है। तो जो भी मित्र बॉम्बे से या दिल्ली में हैं वो लोग जरूर जाएं, देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क्स हैं। तो आप लोगों को मजा आएगा। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय दिया इस बातचीत को सुनने के लिए। और संजना जी, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फिर मुलाकात थैंक होती है। नमस्कार। थैंक यू जय गोविंद हिंद। जी, एंड थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर थैंक शो। यू। थैंक यू। थैंक यू।